हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 529। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो जज था वहाँ पर आ चुका था और सभी ऑडियंस भी वहाँ पर आ चुकी थी। और तभी जो जज होता है वो अनाउंस करता है कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट वहाँ पर इंटर करें। तो फिर तभी जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट होता है एरिना में इंटर कर जाता है। और फिर जज दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों लोग रेडी हो फाइट के लिए। तो फिर वो दोनों लोग भी रेडी हो जाते हैं। और फिर तभी जो जज होता है वो उस डायमेंशन को ओपन करने के लिए दो एल्डर्स को बुलाता है। और फिर वहाँ पर दो एल्डर्स आते हैं और उस डायमेंशन को ओपन कर देते हैं। और फिर जो जूफेन की टीम और वेंटाओ की टीम दोनों ही उस डायमेंशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी जो वेंटाओ होता है वो कहता है जूफेन पहले आप आगे जाइए और हम आपके पीछे पीछे आएंगे। और फिर जूफेन कहता है नहीं तुम आगे जाओ, हम लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। और फिर ये दोनों लोग साथ ही में उस डायमेंशन में एंटर कर जाते हैं। और ये लोग इस समय ऐसे बातें कर रहे थे कि मानो कि ये दोनों लोग दोस्त हों एक दूसरे के। और वहाँ पर जो ऑडियंस थी वो बातें कर रही थी कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट इतना ज्यादा पोलाइटली बिहेव कर रहा है इनके साथ, बट जो हेवन टेलिंग सेक्ट था उनके साथ कितना रूड बिहेव कर रहा था। और फिर उनमें से कोई कहता है क्योंकि हेवन टेलिंग सेक्ट ने पहले डीमन स्कीमिंग सेक्ट को प्रोवोक किया था और इसीलिए डीमन स्कीमिंग सेक्ट ने उनके साथ ऐसा बिहेव किया था। और हाँ, जो हेवन टेलिंग सेक्ट का जो यंग मास्टर था उसको जूफेन ने नहीं मारा, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया। तो फिर जो हेवन टेलिंग सेक्ट के यंग मास्टर था जिसका नाम रेंगकॉन्ग वो जूफेन की तरफ देखकर बहुत ज्यादा बाइटर लुक दे रहा था। और जो उसके साथ एल्डर की था वो लोग भी बहुत ज्यादा हेट्रेड से देख रहे थे। और चारों तरफ ऑडियंस की बातें सुनकर उनको भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और फिर तभी जो लूजी होता है वहाँ पर आ जाता है और वो ब्लैक कपड़े पहने हुए था जिससे कि उसे कोई देख ना पाए। और इस समय और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा वीक लग रहा था। और फिर जो लूजी होता है उन दोनों के पास आ जाता है, रेंगकॉन्ग और एल्डर की के पास। और फिर रेंगकॉन्ग और एल्डर की पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो कहते हैं लूजी आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। शायद यहाँ पर लूजी अपना कोई प्लान बना रहा है। तो अब हम लोग आगे जानेंगे कि लूजी क्या सोच रहा है। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें वैली के अंदर की तरफ दिखाया जाता है। जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट था दोनों टीमें वहाँ पहुंच चुकी थी। और फिर जो जूफेन होता है वो पहले की तरह वहाँ पर आगे बढ़ता है और कहता है हाँ तो तुम लोग बताओ तुम लोगों में से मेरे लेवल का कौन है। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो जूफेन की बात को काटते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे तुमसे फाइट करने के लिए मुझे तुम्हारे उन गार्ड्स को हराना पड़ेगा और मैं ये अकेले ही करूंगा और मैं इन 8 को अकेले ही हराऊंगा। और जब स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसिपल्स ये बात सुनते हैं कि वेंटाओ उन्हें अकेले हराना चाहता है तो जी टियानसेन के साथ में कितने भी डिसिपल्स होते हैं वो सब पीछे हट जाते हैं। वो लोग वेंटाओ को जो करना चाहते थे वो करने देते हैं। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है मुझे पता है कि तुम एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट जो कि 4th लेयर पर है, पर मेरे पास भी 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट है। भले ही उन 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट में से हमारा एक एक्सपर्ट घायल है और वो इस टाइम पे नहीं लड़ सकता, पर तब भी हमारे पास 5 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट है और तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम इन 8 को अकेले ही संभाल लोगे। और फिर तभी जो की चंगलन होता है वो गुस्से में आगे आता है और कहता है मुझे भी पता है कि तुम एक 4th लेयर के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट और बस तुम एक ही लेयर हमसे आगे हो और तुम चैलेंज करना चाहते हो हम 8 के 8 एक्सपर्ट्स और हमारे 8 एक्सपर्ट्स में से हम 5 इथेरियल स्टेज में हैं, 2 3 लेयर पर हैं और एक 1st लेयर पर और 2 1st लेयर पर हैं और बाकी डिसिपल्स रेडियन स्टेज पर और क्या तुम अभी भी हमें चैलेंज करना चाहते हो। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है वो कहता है हाँ भले ही मैं तुमसे एक लेयर आगे हूँ बट हमारा जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि तुम लोग जूफेन को देख सकते हो रेडियन स्टेज पर रहकर भी इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट को हरा सकता है और मैं भी वैसा ही कर सकता हूँ और तुम लोगों को आसानी से हरा सकता हूँ। और फिर तभी जो की चंगलन होता है वो गुस्से में आगे आता है और अपने अटैक को बनाने लगता है और उस पर अटैक कर देता है वेंटाओ के ऊपर। और फिर जो वेंटाओ होता है वो बस अपने 2 फिंगर से की चंगलन के अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर लेता है मानो कि वो अटैक उसके लिए कुछ भी ना हो। और फिर तभी जो वेंटाओ होता है अपना एक सिंगल अटैक करता है की चंगलन के ऊपर और उसी एक अटैक से जो की चंगलन होता है वो पीछे जाके गिरता है और वो दोबारा नहीं उठ पाता है। और इस टाइम पर उसे एकदम पावरलेस महसूस हो रहा था। और फिर तभी जो ऑडियंस होती है वो कहती है वेंटाओ ने उसे एक ही अटैक में हरा दिया, बट ऐसा कैसे हो सकता है। जो वेंटाओ है वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट का 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल है जो कि जूफेन के बाद आता है, पर तब भी वेंटाओ ने उसे सिर्फ सिंगल ब्लो में हरा दिया। और फिर जो वेंटाओ होता है वो कहता है मेरे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 6 घंटे और इसीलिए मैं सब कुछ तेजी से करना चाहता हूँ और तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम 6 घंटे के बाद ठीक हो जाओगे, तब तक के लिए तुम ऐसे ही जमीन पे पड़े रहो। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो बस शांति से खड़े खड़े देख रहा था सब जो भी वहाँ पर हो रहा था। और फिर तभी जो यूलिंग, कुईलैंग और गुईहू होता है वो तीनों ही साथ में अपना अटैक बनाने लगते हैं और साथ में अटैक करना चाहते थे और साथ में अटैक बनाकर उसके ऊपर अटैक भी कर देते हैं। वेंटाओ दोबारा से अपनी जगह से नहीं हिलता है और
दोबारा से उनके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और फिर दोबारा से उन तीनों के ऊपर अटैक करता है। वो तीनों लोग भी उसके अटैक से हार जाते हैं और तभी जो वेन टाओ होता है वो बाकी बचे हुए 3 डिसिपल्स की तरफ देखता है और उनके ऊपर भी अपने 2 फिंगर से अटैक करता है। वो तीनों लोग भी उस अटैक से दूर जाके गिरते हैं और अब डीमन स्कीमिंग सेट के जितने भी डिसिपल थे सब हार चुके थे, सिर्फ एक को छोड़कर, जो कि जूफेन खुद था। और अब जूफेन अकेला बचा था डीमन स्कीमिंग सेट की तरफ से। और वहाँ पर जो ऑडियंस थी इसे देखकर एकदम हैरान हो चुकी थी कि स्वर्ड गॉड सेट के सिर्फ वेन टाओ ने ही उन 8 डिसिपल्स को हरा दिया। और सब लोग कह रहे थे कि वेन टाओ सुपीरियर 3 सेक्ट के डिसिपल्स को चैलेंज दे सकता है और अपने सेक्ट को सुपीरियर 3 सेक्ट में ले जा सकता है। और जो डीमन स्कीमिंग सेट के बाकी डिसिपल्स थे जूफेन को छोड़कर, वो पहले उन 2 कॉन्ग ब्रदर्स से हारे और फिर उसके बाद हेन यून फेंग से हारे। भले ही उसने एक एक करके हराया था बट हरा दिया और आखिरी में वो उनसे जीत गया। और अब उन सबको, उन 8 के 8 डिसिपल्स को वेन टाओ ने हरा दिया है। और सही में अगर जूफेन ना हो तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट यहाँ पर ना पहुंच पाता। और फिर तभी हमें वू किंग क्यू की तरफ दिखाया जाता है और तभी जो वू किंग क्यू होता है वो कहता है सही में ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर है और इसने अकेले ही उन 8 डिसिपल्स को हरा दिया और ये भी वर्दी है सुपीरियर 3 सेक्ट के डिसिपल्स को चैलेंज देने के लिए और जूफेन को भी दिक्कत हो सकती है इससे। और तभी जो येनमू होता है वो कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो जूफेन से बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। और तो और जूफेन अकेले ही उन 10 के 10 डिसिपल्स को अकेले हरा सकता है जो कि इथेरियल स्टेज में। और फिर तभी जो वू किंग क्यू होता है वो कहता है नहीं, ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और ऐसा जूफेन कभी भी नहीं कर पाएगा। और फिर तभी जो येनमू होता है वो उसको मॉक करते हुए कहता है मुझसे पूछो, मैंने उसका सामना किया है और तुम ये ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने अभी तक उसके फिस्ट का सामना नहीं किया है और जब तुम उसके फिस्ट का सामना करोगे तब तुमको भी मालूम चल जाएगा कि जूफेन क्या है। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो भी येनमू की बात से सहमत होते हुए कहता है येनमू एकदम सही कह रहा है, जूफेन उन 10 के 10 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को अकेले हरा सकता है और लास्ट में विनर वही होगा। और तुम्हें क्या लगता है अगर जूफेन उनको नहीं हरा पाएगा तो फिर क्या जूफेन मेरा राइवल कहलाने के लिए वर्दी होता? और फिर तभी जो येलिंग होता है सीरियस में आते हुए कहता है जूफेन के अंदर जो पावर है वो वैसे ही है जैसे मेरे अंदर है और ये लोग इसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे। और फिर जो वू किंग क्यू होता है येलिंग की बात सुनकर सहमत हो जाता है और वू किंग क्यू भी इस फाइट को देखना चाहता था कि जूफेन इनको कैसे हराएगा। और फिर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट की जो लड़कियां होती हैं वो चुकिनचन से कहती हैं आखिरकार अब जूफेन उनसे कैसे लड़ पाएगा उन 10 के 10 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट से और अब तो पक्का है कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट हार जाएगा। और फिर जो चुकिनचन होती है उनको समझाती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और वो आसानी से उनको हरा देगा। और फिर दोबारा से हमें वेन टाओ की तरफ दिखाया जाता है, जो वेन टाओ होता है उन 8 डिसिपल्स को हराने के जूफेन की तरफ आगे बढ़ता है। और इस टाइम पर जो जूफेन था उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो कि उस पर कोई असर ही ना पड़ा हो और जूफेन को देखने से ऐसा लग रहा था मानो कि जूफेन स्कीमिंग सेक्ट का पार्ट ही ना हो और उसके डिसिपल्स का उससे कुछ लेना देना ही ना हो। और फिर जो वेन टाओ होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है देखने से ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग फाइट को स्टार्ट कर सकते हैं। और तभी जो वेन टाओ का हाथ होता है वो चमकने लगता है और वेन टाओ के हाथ में एक ग्रीनिश स्वर्ड अपीयर होती है और वो स्वर्ड 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन था और उस स्वर्ड से जूफेन के ऊपर चार्ज कर देता है और वो यूज करता है इम्पटी ग्रे स्वर्ड विंड। और जो वेन टाओ का ये वाला अटैक था वो एक शूटिंग स्टार के जैसे लग रहा था और उस अटैक की एनर्जी इतनी शार्प थी कि उस अटैक से आसपास की जो स्पेस थी वो भी कट होती जा रही थी, मतलब ऑलमोस्ट कट करे दे रही थी। और अब वो अटैक जूफेन के लगने ही वाला था और अभी भी जूफेन का जो फेस था वो वैसा ही था। पर तभी जूफेन की राइट आई में 4 गोल्डन हेलोस चमकने लगते हैं और जूफेन कहता है डिवाइन आई ऑफ द वॉइड 4th स्टेज स्पेस क्रशर। और तभी बूम की आवाज आती है और जूफेन के इस वाले अटैक से आसपास के जो पेड़ पौधे और भी जितनी चीजें थी 100 मीटर की दूरी पर सब कुछ नथिंगनेस में बदल जाती है। और फिर तभी जो वेन टाओ होता है वो पीछे हटता है बट जो वेन टाओ की तलवार थी वो स्पेस क्रशर की रेंज में थी जो लगातार घूम रही थी और डिसिपेट कर देती है स्पेशियल डिस्टर्बेंस को। और तभी उसी टाइम पर वो जो डिसिपेटेड स्पेशियल पावर थी वो बदल जाती है रंबलिंग पावर में और जो वो पावर थी वो स्पेस क्रशर की रेंज में बहने लगती है, फ्लोट करने लगती है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है क्या ये स्वर्ड की एनर्जी है जो कि स्पेस क्रशर की रेंज में घूम रही है? और जूफेन कहता है अब तो लेट हो चुका है। और इस टाइम पर जो स्वॉर्ड की एनर्जी थी वो रोमिंग कर रही थी स्पेस क्रशर में। इस टाइम पर जो वेन टाओ था वो स्वॉर्ड पे फोकस कर रहा था और कुछ साइन को बना रहा था और तभी स्वॉर्ड पे एनर्जी गैदर होने लगती है और फिर जो वो स्वॉर्ड होती है वो रिलीज करती है एक पावरफुल फोर्स और उस स्पेस क्रशर में एक ओपनिंग बना देती है और उस गैप का यूज कर जो वो एनर्जी थी स्वॉर्ड की वो जूफेन की तरफ जा रही थी। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो पैनिक में उस अटैक को ब्लॉक करता है पर जो वो स्वॉर्ड थी उसके हाथ से होकर जा चुकी थी और जूफेन के हाथ से ब्लड बहने लगा था। पर इस टाइम पर ना ही तो ऑडियंस ने और ना ही तो फाइटर्स ने जूफेन की हल्की सी मुस्कान पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था और वहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं ये अटैक बहुत बढ़िया था और ये जरूर
ये फायदा करेगा और इस अटैक से जूफेन को बहुत ज्यादा चोटाई होगी। तो आज ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और आज इतनी बड़ी वीडियो आ पाएगी क्योंकि आज बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं। और इसके बदले में कल 2 वीडियोस को अपलोड कर दूंगा 10-10 मिनट के।